वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स पढ़ाने वाला हूं। मित्रों, हम एक ऐसे सिलेबस के थ्रू गुजरने जा रहे हैं अगले 3 से 4 महीनों में, जो अपने आप में एक वृहद सिलेबस भी है, काफी बड़ा भी है, और अगर मन से पढ़ा जाए, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ा जाए, रणनीति बनाकर, तो काफी छोटा भी है। तो कुल मिलाकर हम अगले 3 से 4 महीने में आपके साथ यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स का अध्ययन अध्यापन करेंगे। अब इससे पहले कि मैं सिलेबस की चर्चा करूं, सबसे पहले आप मेरे बारे में कुछ जान लीजिए। मैं सौरभ मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम, साथ ही यूजीसी नेट में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2019 में क्वालिफाइड हूं और पिछले 3 से 4 सालों से लगातार अध्ययन के साथ साथ अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हूं। मित्रों, किसी भी सिलेबस की बात करें, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो, जब भी आप किसी सिलेबस को शुरुआत करते हैं और उस सिलेबस के अंत तक जाने की कोशिश करते हैं, अर्थात परीक्षा को पास करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ स्ट्रेटजीज के साथ आपको चलना होता है। तो इससे पहले कि हम आपके सिलेबस तक चलें, हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। क्या बातें होंगी वो? जैसे कि हम जब भी किसी सिलेबस की शुरुआत करते हैं, तो हमें बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए, अर्थात शून्य से शिखर तक चलना चाहिए, अर्थात एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को गेन करते हुए एट लास्ट हमें उस सिलेबस के शिखर तक, सर्वोच्च पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा कारगर है, वो ये है कि हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। अब नॉलेज कैसे गेन करेंगे? फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अर्थात बहुत से तरीकों से हम अपने सिलेबस में आने वाले सभी तथ्यों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर दूसरा तरीका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अर्थात अवधारणात्मक समझ। ये वही 2 मूल मंत्र हैं जिससे हम, आप या कोई भी किसी भी परीक्षा को बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। कौन कौन से? एक फैक्चुअल नॉलेज अर्थात तथ्यात्मक ज्ञान, और दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अर्थात अवधारणात्मक समझ। यही वो 2 मूल मंत्र हैं जो किसी भी परीक्षा को आपको पास कराने में ही नहीं, बल्कि उसके उच्चतम स्कोर तक पहुंचने में बहुत ही आसान कर देती हैं आपको। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए अगले 3-4 महीने हम आपके साथ यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रयासरत रहेंगे और यह कोशिश करेंगे कि आपको जिस शून्य से शिखर तक की बात की हमने, वहां तक ले चलने में आपका साथ निभाएं, आपके साथ रहें। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जिस तरह से हमने बात की अभी टीजीटी और पीजीटी, तो दोनों का सिलेबस मित्रों लगभग एक जैसा है, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर हैं उनमें। तो बात कर लेते हैं बारी बारी से दोनों सिलेबस की। अगर हम बात करें यूपी टीजीटी की, अगर यूपी टीजीटी की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले अकाउंट्स और सांख्यिकी का जो विषय है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा अंकेक्षण, साथ ही तीसरा विषय है अर्थशास्त्र, चौथा बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मुख्य विषय हैं जो आपको टीजीटी के दौरान पढ़ने होते हैं। अब इन्हें इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करके हम उनके उच्चतम लेवल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट में आपको मुश्किल से 3 से 4 सब्जेक्ट, आपका ये जो पूरा पाठ्यक्रम है उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स पे आपको चर्चा करनी होगी, हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपको उन एक्सप्लेनेशंस को सुनना होगा और साथ ही आपको पढ़ना होगा। अब अगर बात करें टीचिंग की और पाठ्य सामग्री की, तो मित्रों बहुत सारी टीचिंग
सामग्री अर्थात पाठ्य सामग्री और साथ ही टीचर्स अवेलेबल हैं। ये एक ऐसा दौर है जहां ना ही कंटेंट की कमी है और ना ही टीचर्स की। समझिए, ना ही टीचर्स की कमी है और ना ही कंटेंट की, लेकिन जब आप बेहतर कंटेंट और बेहतर टीचर्स की खोज करेंगे तो विरले ही मिलेंगे आपको। अर्थात आपको आपके लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री और शिक्षक दोनों का अभाव पाया जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई एक बेहतर प्लेटफॉर्म उससे संपर्क करें और अपनी टीचिंग और स्टडी को स्टार्ट करें। तो इस तरह से आपको, जैसा कि मैंने बताया, वाणिज्य सब्जेक्ट के अंदर आपको अकाउंट्स, ऑडिटिंग अर्थात लेखांकन, सांख्यिकी और अंकेक्षण, साथ ही अर्थशास्त्र एवं मुद्रा एवं बैंकिंग, ये मुख्य रूप से आपके सिलेबस में ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 विषय हैं जिन्हें आपको यूपी टीजीटी के कोर्स में कवर करना है। अब देखते हैं अकाउंट्स, सांख्यिकी और अंकेक्षण में क्या है। सबसे पहले पुस्तपालन अर्थात बुक्स रखना। जब भी आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपके मेमोरी की एक निश्चित सीमा होती है, आपकी याददाश्त की एक निश्चित सीमा होती है। तो आप उस याददाश्त की सीमा के कारण आप पुस्तकें रखना शुरू करते हैं, व्यापारिक लेखों की, व्यापारिक लेन देनों की पुस्तकें रखना शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं पुस्तपालन। उसके अर्थ, उद्देश्य तथा प्रविष्टियां अर्थात एंट्रीज, मतलब आप पुस्तकों में लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर अंतिम लेखे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे विथ एडजस्टमेंट्स। तो कुल मिलाके आप पुस्तकों को रखने से स्टार्ट करके, उनमें प्रारंभिक लेखे से स्टार्ट करके अंतिम लेखों तक अर्थात फाइनल अकाउंट्स तक देखेंगे। फिर साझेदारी, जिसे कि आप पार्टनरशिप कहते हैं, साथ ही कंपनी के लेखे, जिसे आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स कहते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स कहते हैं, इसे भी आप देखेंगे। साथ ही सांख्यिकी जिसमें संगणकीय, अपकिरण, इस तरह के कुछ चीजें आपके सिलेबस में है। सांख्यिकी मतलब बहुत बेसिक सा सांख्यिकी है। आपको सांख्यिकी का अर्थात स्टैट्स का बहुत लेंदी सिलेबस नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। पूरा ओवरऑल सिलेबस बहुत छोटा सा है, बस उसे स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो व्यावसायिक संगठन, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को भी शामिल किया जाता है और साथ ही कार्यालय के कार्य, साथ ही व्यावसायिक संगठन अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों को भी आपको अपने इस सिलेबस के दौरान देखना है। साथ ही अर्थशास्त्र जिसमें उपभोग, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, मांग तथा मांग के नियम, विनिमय बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार जैसे कई टॉपिक्स के थ्रू गुजरना होता है, जो कि अर्थशास्त्र के बेसिक से लेकर हायर लेवल के टॉपिक्स हैं। फिर अगला आता है बैंकिंग, जिसमें मुद्रा के इतिहास से प्रारंभ करते हैं कि मुद्रा का जन्म, मुद्रा की उत्पत्ति कहां से हुई, फिर बैंकिंग सिस्टम कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ और प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक हम बैंकिंग की किस अवस्था में पहुंच चुके हैं और हमारी संस्थाएं किस किस तरह से डेवलप हुई हैं, उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया है और आज हम किस स्थिति तक आ पहुंचे हैं, वो सारा कुछ हम बैंकिंग के अंदर पढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंक, जो आधुनिक वाणिज्यिक बैंक हैं और उनके कार्य, सारा कुछ भारतीय रिजर्व बैंक को शामिल करते हुए हम पढ़ेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्या। तो इस तरह से जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो जनसंख्या, रोजगार, बेरोजगारी, विदेशी व्यापार, कृषि और कृषि की समस्याएं, इन सभी टॉपिक से आपको गुजरना होगा। तो कुल मिलाकर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ समरी दी मैंने आपको, संक्षिप्त रूपरेखा बताई, जिसके दौरान
आपको इन इन तरीकों से, इन इन टॉपिक से गुजरना होगा और अपने इस पूरे सिलेबस को कवर करना होगा। ये रहा यूपी टीजीटी का ओवरऑल सिलेबस, जिसे हमें अगले 3 से 4 महीनों में पढ़ना है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी रणनीतिक तरीके से और पूरे मनोयोग से। फिर बात करते हैं यूपी पीजीटी। कॉमर्स में ही यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अगर बात करें यूपी पीजीटी की, तो सबसे पहला भाग जो है उसमें अकाउंट्स का है, जिसमें विशेषकर प्रारंभ है वित्तीय लेखांकन अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या देखेंगे आप? दोहरा लेखा प्रणाली, फिर एडजस्टमेंट, दोहरा लेखा प्रणाली जिसमें आप रिकॉर्डिंग से शुरू करके आगे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स तक जाएंगे। फिर एडजस्टमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है एडजस्टमेंट्स, जिसमें कि आप एडजस्टमेंट्स करेंगे और एडजस्टमेंट के साथ साथ अंतिम लेखे बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। फिर उसके बाद साझेदारी खाते, फिर कंपनी के लेखे, फिर ठेका लागत, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के अंतर्गत जो कि आता है, साथ ही कर लेखांकन अर्थात टैक्स अकाउंटिंग, साथ ही अर्थशास्त्र का कुछ हिस्सा कर लेखांकन अर्थात टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत ही शामिल है। साथ में आपको पढ़ना होगा प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें व्यवसायिक पूर्वानुमान, प्रबंध के लिए उपयोगिता, साथ ही आंकड़ों का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण अर्थात रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, साथ ही विच्छेद विश्लेषण। अब पहला पार्ट ये था आपका अकाउंट्स का। अब इस अकाउंट्स में आपने देखा कि विशेषकर वित्तीय लेखांकन अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ में कॉस्ट का कुछ भाग अर्थात लागत लेखांकन का कुछ भाग, साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग अर्थात प्रबंधकीय लेखांकन और कर लेखांकन अर्थात टैक्स अकाउंटिंग। मुख्य रूप से ये विषय हैं जो आपको आपके पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के प्रथम भाग में पढ़ना है। फिर अगर बात करें दूसरे पार्ट की, पूरा सिलेबस 3 हिस्सों में विभाजित है, आपने जैसा देखा। तो अगर पहले पोर्शन के बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे भाग की बात करें, तो खंड ब, जिसमें व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, जिसमें पहले संगठन के बेसिक्स, फिर पर्यावरण प्रदूषण, उद्योग धंधे, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप अर्थात फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फिर देशी तथा विदेशी व्यापार, उसके बाद प्रबंध की शुरुआत होती है। इसके भी बेसिकली 2 हिस्से हैं, एक क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये था पहला हिस्सा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है बिजनेस मैनेजमेंट अर्थात व्यावसायिक प्रबंध का। अब इस व्यावसायिक प्रबंध के अंदर, इस व्यावसायिक प्रबंध के अंतर्गत आपको उसकी प्रकृति, उसके कार्य, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं अर्थात कंसेप्ट्स, साथ ही प्रबंध के विचार एवं विचारकों के योगदानों का विश्लेषण, कौन कौन से प्रबंध के विचारक रहे हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा है आपके प्रबंध की विचारधाराओं में, प्रबंध की विकास में। साथ ही जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर, जैसा कि आप जानते होंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर को देखेंगे। साथ ही हेनरी फेयोल, द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंध के जनक हेनरी फेयोल। फिर एल्टन मायो। इन 3 योगदानकर्ताओं को, विचारकों को मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे। कौन कौन? साइंटिफिक
मैनेजमेंट के लिए एफडब्ल्यू टेलर को, साथ ही हेनरी फेयोल को और एल्टन मायो को। इन 3 लोगों के योगदानों को, इनके द्वारा दिए हुए विचारधारा को, इनके द्वारा दी हुई थ्योरी को आप पढ़ेंगे। साथ ही फिर प्रबंधकीय कार्य, पहला नियोजन, दूसरा स्टाफिंग, तीसरा अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, नियोजन अर्थात प्लानिंग, स्टाफिंग जिसे कि स्टाफिंग ही कहते हैं, साथ में अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, फिर समन्वय जिसे कि कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और साथ में सबसे अंतिम कार्य प्रबंध का कंट्रोलिंग। तो कुल मिलाकर आप प्रबंध के कार्यों को विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। यह था आपका इस पूरे सिलेबस का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, जिसके 2 हिस्से थे। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट। अब अगर बात करें तीसरे हिस्से की, इस सिलेबस के तीसरे हिस्से की बात करें, थर्ड पार्ट की, तो इसमें उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकीय रीतियां अर्थात अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का मिश्रण, दोनों को मिला दिया गया है। एक तरफ अर्थशास्त्र है इसी सिलेबस में आपके, और दूसरी तरफ सांख्यिकी। जिस तरह से आपने देखा कि इस प्रथम भाग में भी 3 से 4 सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं। पहला क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा क्या, लागत लेखांकन अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अर्थात प्रबंधकीय लेखांकन, चौथा क्या, टैक्स अकाउंटिंग अर्थात कर लेखांकन। इस तरह की सारी चीजें शामिल हैं। 3 से 4 विषयों को सम्मिलित करके तब बनाया गया है क्या, खंड अ, पार्ट ए। फिर उसी तरह से मैंने आपको बताया कि दूसरे पार्ट में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट। फिर अगर बात करें तीसरे और अंतिम पार्ट की, खंड स की, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आर्थिक सिद्धांत और सांख्यिकी रीतियों को पढ़ना है हमें। अब आर्थिक सिद्धांत और सांख्यिकी रीतियों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र, सबसे पहले अर्थशास्त्र का बेसिक्स पढ़ना है आपको, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। फिर उसका क्षेत्र, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का संबंध, अर्थात अर्थशास्त्र व्यापार से एवं व्यापार अर्थशास्त्र से कैसे संबंधित है। फिर उसके बाद तटस्थता वक्र विश्लेषण, आप जानते होंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण अर्थात इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण। तत्पश्चात आप पढ़ेंगे सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट के बाद हम पढ़ेंगे व्यापार चक्र अर्थात ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स। साथ ही राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम, हमारी राष्ट्रीय आय, हमारे लोगों की आय अर्थात हमारे द्वारा कमाई हुई पूरी आय, उसे हम पढ़ेंगे डिटेल में राष्ट्रीय आय शीर्षक के अंतर्गत। साथ ही सांख्यिकीय रीतियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसमें आवृत्ति वितरण, उसका विश्लेषण, साथ में सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन, फिर प्रतीपगमन, अर्थात रिग्रेशन, साथ में गुणात्मक संबंध अर्थात एट्रीब्यूट्स, और कार्यमाला अर्थात टाइम सीरीज। इस तरह से पूरा
सिलेबस आपका और भी नीचे हैं चीजें, तो इस तरह से आप पूरे सिलेबस से गुजरेंगे। तो मुख्य रूप से आपने देखा कि हमारा सिलेबस यूपी पीजीटी, इससे पहले आपने यूपी टीजीटी का सिलेबस देखा, और यदि दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों पाठ्यक्रमों में सिलेबस में कंपैरिजन करें, क्योंकि आपने दोनों सिलेबस देख लिया अब तक, तो यदि आप दोनों के पाठ्यक्रमों में कंपैरिजन करें, एक तुलना करें, तो उस तुलना से आपको क्या पता होगा कि आप यूपी टीजीटी के अंतर्गत लगभग उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं जो कि पीजीटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। बस अंतर क्या है, 1 से 2 विषयों का अंतर है, अर्थात सब्जेक्ट्स का, और दूसरा कंसेप्ट्स, यहां जिन कंसेप्ट्स को खत्म कर दिया गया है, कई बार थोड़ा सा उन्हीं से के आगे पढ़ा दिया गया है, सिलेबस में डाल दिया गया है आपके यूपी पीजीटी के। तो ओवरऑल आपने देखा इसमें मुख्य रूप से क्या आपको पढ़ना है, अकाउंट्स, फिर सांख्यिकी अर्थात स्टैट्स, तीसरा अंकेक्षण अर्थात ऑडिटिंग, फिर व्यापारिक संगठन अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर अर्थशास्त्र का पार्ट आता है अर्थात इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, यहां आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। जब आप टीजीटी के सिलेबस में देखेंगे तो आप में माइक्रो इकोनॉमिक्स है अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जबकि पीजीटी के सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय जिसमें है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात वो अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से हिस्सा है, वो आपको पीजीटी में पढ़ाया जाता है। तो इस सिलेबस के अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद क्या, मुद्रा यानी मनी, और बैंकिंग अर्थात मनी एंड बैंकिंग, और अंत में मुद्रा एवं बैंकिंग के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी समस्याएं, अर्थात आपने देखा अकाउंट्स, स्टैट्स, ऑडिटिंग, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याएं। ये कुल मिलाकर सिलेबस था जो कि आपको अगले 3 से 4 महीने में इस सिलेबस के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना है। यही वो मुख्य विषय थे। फिर पीजीटी के लिए आपके 3 मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला अकाउंट्स, वित्तीय लेखांकन, फिर लागत लेखांकन अर्थात कॉस्ट अकाउंट्स, फिर प्रबंधकीय लेखांकन अर्थात मैनेजमेंट अकाउंट, फिर टैक्स अकाउंटिंग, और उसके थ्रू अनुपात विश्लेषण जैसे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं प्रथम भाग में। फिर दूसरे भाग की चर्चा करें खंड ब की, तो उसमें आपको व्यावसायिक संगठन एवं व्यावसायिक प्रबंधन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स, उसके कंसेप्ट अर्थात उसकी अवधारणाएं, और उसके स्वरूप अर्थात फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, अर्थात किस किस तरह के व्यावसायिक स्वरूप आजकल प्रचलन में है, ये पढ़ना है। साथ ही मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, एक तो प्रबंधकीय कार्य पढ़ना है, जिसमें नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण, ये 5 कार्य, और उसके साथ साथ विभिन्न विचारकों एफडब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल और एल्टन मायो जैसे कुछ विचारकों के दर्शन, फिलॉसफीज या थ्योरीज पढ़नी है आपको। ठीक है। फिर आते हैं इसके अंतिम भाग पे, जिसमें उच्च आर्थिक सिद्धांत और सांख्यिकी रीतियां आपको पढ़नी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सांख्यिकी का बेसिक्स है, और साथ में क्या है, वृहत अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसे आपको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है।
तो ये रहा आपका यूपी, टीजीटी और पीजीटी का ओवरऑल सिलेबस। मैंने आपको अपने बारे में बता ही दिया, और साथ ही इस टीजीटी और पीजीटी के ओवरऑल सब्जेक्ट पर, एक सिलेबस पर एक शॉर्ट में, ब्रीफ में हमने चर्चा कर ली। आशा करता हूं कि आपको यह एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन या विश्लेषण या फिर व्याख्या कह लीजिए, समझ में आई होगी। अब आज के बाद हम अगले लेक्चर पर मिलते हैं और इस सिलेबस को एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।